ये क्वेश्चन है, द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज R1 वेक्टर, ऑन रिवर्सिंग द वेक्टर बी द रिजल्टेंट बिकम्स R2। मतलब सिंपल सी कहानी ये है कि हम जब ए और बी को ऐड करेंगे तो हमको मिल रहा है R1 वेक्टर, और हम जब ए माइनस बी करेंगे तो हमको मिल रहा है R2 वेक्टर। आपसे पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और 4 ऑप्शन दिया है। 2 मिनट का टाइम है, तुम लोग ट्राई करो इसको। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि R1 का मैग्नीट्यूड, या सिंपल, हाँ R1 का मैग्नीट्यूड या आप इसको सिंपल लिख सकते हो, R1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। Here theta is the angle between vector A and B, and A and B are the magnitude of vector A and B। एंड जब मैं वेक्टर बी को करूँगा रिवर्स और तब ऐड करूँगा तो वहाँ से हमको मिलेगा a माइनस बी, तो उसको मैं लिखूँगा R2 वेक्टर, या इसका बस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, तो तुम इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो उन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करने के बाद यहाँ से तुमको मिलने वाला है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू, देखो तो 2ab cos थीटा, और यहाँ पे माइनस 2ab cos थीटा, तो हो जाएगा कैंसल आउट, और यहाँ पे आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो हाँ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन सी। तो सिंपल था। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैंने लिया है कि द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दो वेक्टर है, मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ए वेक्टर एंड बीटा विथ बी वेक्टर, देन आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि अल्फा इज लेस देन बीटा, अल्फा इज लेस देन बीटा इफ ए इज लेस देन बी। जो यहाँ पे ए इज लेस देन बी है, और जो ए और बी शो कर रहा है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो इसको जरा हम लोग पहले एक बार चेक करते हैं डायग्राम से, फिर हम लोग को बताएंगे। तो मान लो कि ये अगर मेरा ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर है, और इनके बीच में कुछ एंगल होगा, तो फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो इनका आपका समेशन आएगा वो आएगा डायगोनल के अलॉन्ग, तो ये आपको देगा ए प्लस बी डायगोनल, या ये मेरा है रिजल्टेंट वेक्टर। अब क्वेश्चन में क्या बोला मेरे से कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसने अल्फा एंगल बनाया है विथ ए वेक्टर, तो ये आपका है अल्फा, एंड बीटा बनाया है विथ बी वेक्टर। तो देखो ध्यान से कि इसको भी मैं लिख सकता हूँ बी वेक्टर, क्योंकि ये है पैरेललोग्राम। जब हम लोग इनको थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो देखो ये होगा इनके बीच का एंगल, तो ये दिया हुआ है मेरे को बीटा, तो ये भी होने वाला है बीटा। सिंपल सी कहानी है। हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि ये अल्फा और बीटा मैंने यहाँ पे शो कर दिया। अब एक्चुअल में अल्फा होगा ज़्यादा या बीटा होगा ज़्यादा, ये आपका करेगा डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। तो आप सिंपली इसको अल्फा इज लेस देन बीटा आप नहीं बोल सकते हो, क्योंकि हमको उस ऑप्शन में ये नहीं पता है कि कौन से वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो बिल्कुल ही आपका जो एंगल था वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। और आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि कि अगर दो लोगों ने मिलकर एक बिजनेस खोला है, तो जो बिजनेस से प्रॉफिट आएगा आप उसको मान लो ए प्लस बी समेशन, तो कहाँ होता है, वो हमेशा झुका होगा जिसका शेयरिंग ज़्यादा होगा, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा था, तो जो आपका रिजल्टेंट था उसके तरफ झुका होगा, मतलब उससे एंगल कम बनाएगा। तो आप तब आप चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर उसके तरफ झुका होगा, तो उससे कम बनाया होगा एंगल, यही ना, उसके तरफ झुका है मतलब उससे एंगल कम बनाया होगा। तब तुम लोग ये चेक करके हमको बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तुम लोग ऐसे, ये मैंने अभी तुमको लॉजिकली समझाया है, मैं तुमको इसको मैथमेटिकली भी समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल तुम लोग बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही है। दो लोगों ने मिलकर बिजनेस खोला, मान लो ए एंड बी ने, और ये रहा फायदा ए प्लस बी। तो हमने बोला कि जिसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, मेरा ये
प्रॉफिट उसके तरफ झुका होगा, मतलब कि उससे कम एंगल बनाया होगा। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा था तो ये जो प्रॉफिट वाला है वो ए से कम एंगल बनाएगा, उसके तरफ बेंड होगा। और ये जो बी फैक्टर का शेयरिंग कम था तो उससे ज़्यादा दूर पे होगा, तो ये बीटा एंगल ज़्यादा होगा। मतलब कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा, रिजल्टेंट वेक्टर उसके तरफ इंक्लाइंड होगा, मतलब कि उससे एंगल कम बना रहा होगा, यही ना जी। बिल्कुल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि अल्फा इज लेस देन बीटा इफ ए इज मोर देन बी। अगर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो रिजल्टेंट वेक्टर उससे कम एंगल बना रहा होगा। तुम लोग ऐसे ही बस सोचना कि जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, रिजल्टेंट वेक्टर उससे कम एंगल बनाएगा। तो अगर बीटा था ज्यादा, मतलब कि एंगल विथ बी वेक्टर ज्यादा है, तो फिर बी का मैग्नीट्यूड ए से कम रहा होगा। तो ये तो लॉजिकली हुआ। देखो आप कैसे हम समझेंगे मैथमेटिकली। तो अगर तुम एक इसको ट्रायंगल मान लो, मैंने इसको नाम दिया है ओ पी क्यू। तुम अगर ट्रायंगल नाम दे दो तो देखो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इस ट्रायंगल ओ पी क्यू में तुम साइन रूल यूज कर लो। साइन रूल तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डिवाइडेड बाई उसके सामने वाला एंगल साइन बीटा मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी बाई उसके सामने वाला एंगल तो साइन अल्फा, यही ना। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि मॉड ए बाई मॉड बी इज इक्वल टू साइन बीटा बाई साइन अल्फा। तो देखो तुम यहाँ से अब ये कर सकते हो कि इफ मॉड ए इज मोर देन मॉड बी, तो ए बाई बी का रेशियो 1 से ज़्यादा होगा, मतलब कि साइन बीटा इज मोर देन साइन अल्फा। और हम लोग बोल सकते हैं कि बीटा इज मोर देन अल्फा। तो देखो ये भी हमको यहाँ से भी दिख रहा है कि अगर ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा था तो एंगल विथ वेक्टर बी ज़्यादा आने वाला है, समझे। तो यहाँ से भी तुम लोग इसको देख सकते हो। बोलो ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हो गया मैथमेटिकली। देखो मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स लिखा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तुम्हारा है। देखो सबसे पहले हमने लिखा कि इफ टू वेक्टर्स ऐड अप टू जीरो देन देयर मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल एंड डायरेक्शन अपोजिट। और आप बोल सकते हो कि दे मस्ट बी कोलिनियर। और ये सिंपल सा कहानी है भी कि अगर हमको दो वेक्टर को समेशन करने के बाद उनका समेशन जीरो आ रहा है, तो दो वेक्टर को ऐड करने के बाद समेशन जीरो तभी आएगा जब दोनों वेक्टर का इक्वल मैग्नीट्यूड हो और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा हो। दो अनइक्वल वेक्टर का समेशन कभी भी जीरो नहीं आ सकता है। ये सबको तुम लोग को ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि जब भी दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो उनका जो लीस्ट वैल्यू आता है वो आता है मॉड ए माइनस मॉड बी। तो लीस्ट वैल्यू ये आपका है मॉड ए माइनस मॉड बी, ये आपका मैग्नीट्यूड है। और ये जीरो से कभी भी छोटा हो नहीं सकता है, हमेशा पॉजिटिव होता है मैग्नीट्यूड। तो ये जीरो तभी होने वाला है जब आपका मॉड ए बराबर मॉड बी हो जाए। तो इसको तुम लोग याद रखना कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तभी, या दो वेक्टर के समेशन तभी जीरो आएगा जब दोनों वेक्टर का इक्वल हो मैग्नीट्यूड और अपोजिट हो डायरेक्शन। सिंपल सी कहानी है। मतलब कि अगर हम किसी बॉडी पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाए हैं राइट साइड और 2 न्यूटन का फोर्स लगाए हैं लेफ्ट साइड, तो इस पर नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। अगर मैं एक लूँ 2 न्यूटन का और एक ले लूँ 3 न्यूटन का, फिर तुम कोई भी एंगल कर लो अरेंज, वो जीरो नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये तुम लोग बातें याद रखना। इसमें कुछ डाउट किसी को। दो वेक्टर का समेशन तभी होगा जीरो जब दोनों का इक्वल हो मैग्नीट्यूड और अपोजिट हो डायरेक्शन। बोलो जल्दी से, ठीक है ना ये कहानी। अब हम 2 से आ गए हैं 3 पे, इसमें तुम लोग थोड़ा सा समझना। और हमने पहले लिया है कोलिनियर कि हमारे पास 3 वेक्टर है और तीनों कोलिनियर है, तो तीनों का समेशन जीरो होना चाहिए। तो इफ 3 कोलिनियर वेक्टर्स ऐड अप टू जीरो देन समेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 ऑफ देम, या 2 ऑफ ऐड कर लो, should be equal to the magnitude of third and third vector should be opposite to 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास, मतलब देखो सिंपल सी कहानी में अगर तो एक्सटेंड करना चाहूँ वहाँ से, तो दो अनइक्वल वेक्टर का समेशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। दो इक्वल वेक्टर का ही समेशन जीरो होता है। तो तुमसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स रिक्वायर्ड टू ऐड अप टू जीरो, तो आंसर होगा 3।
हमको एटलीस्ट 3 वेक्टर चाहिए कि जिनका अगर मैग्नीट्यूड अनइक्वल भी रहे तो वो 0 हो सकते हैं। तो इसके लिए हमको एटलीस्ट 3 वेक्टर चाहिए और उस 3 वेक्टर में 2 केस आता है। उस 3 वेक्टर का को ऐड करके 0 में 2 केस आता है। पहला केस आपका है जब तीनों वेक्टर कोलिनियर हो, इसको आप लिख लो केस 1। इस केस 1 और केस 2 में थोड़ा सा अंतर आएगा। केस 1 में क्या होगा कि तीनों वेक्टर मेरे कोलिनियर होंगे। तो देखो ध्यान से, हमने क्या बोला कि कोलिनियर हो 3 वेक्टर और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम ना हो, तब उनको 0 करने के लिए 2 वेक्टर करने चाहिए पॉइंट एक तरफ। मतलब देखो यहाँ पे हमने शो किया है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है एक तरफ, तो जो तीसरा वेक्टर है सी वेक्टर, वो पक्का इन दोनों के अपोजिट होना चाहिए, वो पक्का इन दोनों के अपोजिट होना चाहिए। और इस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के समेशन के इक्वल होना चाहिए, तभी ये 0 होने वाला है। इसका मतलब देखो क्या हुआ कि अगर हमने एक फोर्स लगाया 1 न्यूटन का राइट साइड में, दूसरा फोर्स हमने लगाया है 2 न्यूटन का राइट साइड में ही, दूसरा फोर्स भी हमने लगाया है 2 न्यूटन का राइट साइड में ही। अब हमको एक तीसरा फोर्स लगाना है कि तीनों फोर्स का समेशन 0 हो जाए। तो तुम लोग पक्का बोलोगे कि हम लोग एक 3 न्यूटन का फोर्स कहाँ लगाएंगे? लेफ्ट साइड में। देखो हम एक 3 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे लेफ्ट साइड में, तो अभी क्या होगा? अभी नेट फोर्स हो जाएगा 0। मतलब अब इन तीनों वेक्टर का समेशन हो गया 0। तो ये कब हुआ है? जब 2 वेक्टर एक तरफ थे, तीसरा वेक्टर उसके जस्ट अपोजिट में था और 2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का समेशन तीसरे के बराबर था। ओके, तो ये हम लोग तब करेंगे 0 जब तीनों वेक्टर कोलिनियर हों, तब आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। 3 वेक्टर कोलिनियर और उनको 0 करने के लिए मॉड ए प्लस मॉड बी मस्ट बी इक्वल टू मॉड सी। 2 वेक्टर का समेशन तीसरे के बराबर होना चाहिए और तीसरा वेक्टर का डायरेक्शन दोनों के समेशन के जस्ट अपोजिट होना चाहिए। ये तुम यहाँ से भी देख सकते हो। देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी बराबर माइनस सी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ c इज इक्वल टू द a प्लस बी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन शुड बी जस्ट अपोजिट। ओके, तो ये तुम्हारा हो गया फॉर कोलिनियर वेक्टर। अब देखते हैं फॉर नॉन कोलिनियर वेक्टर। फॉर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, कि अगर मेरे वेक्टर्स कोलिनियर नहीं है और हमारे पास 3 अनइक्वल वेक्टर हैं और उनका समेशन 0 करना है, तब कैसे करेंगे 0? तो मैं तुमको समझा रहा हूँ। इसके लिए तुम लोग थोड़ा सा पहले जाओ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पे। हमने क्या सीखा था कि 2 वेक्टर सेम ऑर्डर में, सेम का मतलब क्या होता है? सेम ऑर्डर का एक का हेड दूसरे के टेल के साथ होना चाहिए। सबको यहाँ दिख रहा है? तो थर्ड वेक्टर जो कि ट्रायंगल एंड इन अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट का मतलब ये हुआ कि देखो तीसरे वेक्टर का टेल पहले के टेल के साथ होना चाहिए और तीसरे का हेड दूसरे के हेड के साथ होना चाहिए। मतलब ये जो अपना सी वेक्टर था, ये हमको दे रहा था इन दोनों का समेशन a प्लस बी। देखो ये जो सी वेक्टर था वो हमको दे रहा था a और b का समेशन। ओके, अब चलो मैंने एक और दूसरा डायग्राम बनाया और इस बार मैंने तीनों वेक्टर लिया है सेम ऑर्डर में। देखो ध्यान से, इस बार मैंने तीनों वेक्टर लिया है सेम ऑर्डर में और मैं अभी तुमसे पूछना चाह रहा हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। देखो ये जो पहला था डायग्राम, वहां बोल रहे थे कि सी वेक्टर हमको क्या देगा? हमको देगा समेशन ऑफ ए एंड बी। तो इसको आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज 0। इससे आप ये री अरेंज करके लिख सकते हो। अब मैंने देखो तो क्या तुम, मेरा पहला सवाल कि क्या तुमको पहले डायग्राम में और इस सेकेंड में कुछ तुमको अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहला तो सवाल यही उठता है, कुछ अंतर है? चेक करो तो जल्दी से, क्या अंतर है? ऑर्डर का, थर्ड वेक्टर के ऑर्डर का, है ना? हाँ, मतलब कि इस सेकेंड वाले वेक्टर में मेरा जो थर्ड वेक्टर था वो था सिमिलर इन द ऑर्डर ऑफ ए एंड बी। मतलब इस बार पक्का मेरा जो सी वेक्टर है वो ए प्लस बी तो नहीं दे रहा है, पक्का जो इस बार सी है वो तो ए प्लस बी नहीं देगा। अब तुम अगर पहले और दूसरे डायग्राम को कंपेयर करो तो तुमको एक चीज पक्का दिख रहा है कि सी वेक्टर इज जस्ट अपोजिट, मतलब कि सी वेक्टर इन द सेकेंड डायग्राम इज जस्ट अपोजिट इन डायरेक्शन टू द सी वेक्टर इन फर्स्ट डायग्राम। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सी वेक्टर था मेरा सेकेंड डायग्राम में वो पहले का निगेटिव वेक्टर है। पहले का क्या है? निगेटिव वेक्टर। देखो ध्यान से, और यहाँ था भी पहले फिगर में कि a प्लस बी प्लस माइनस सी,
a plus b plus minus c is 0 and from second diagram this नया वाला c वेक्टर is nothing but पहले वाले का माइनस c वेक्टर, क्योंकि वो जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि इन सेकेंड फिगर a plus b plus c is equal to 0, a plus b plus c must be equal to 0। तो ये कब होगा? जब आपका तीन वेक्टर कोलिनियर नहीं थे। देखो ये आपका एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ से सिंपल कहानी देखो क्या हम यहाँ से करेंगे कंक्लूजन, कि जब तीन अनइक्वल वेक्टर का समेशन 0 करना हो और वो तीनों कोलिनियर नहीं हो, उस केस में ये तीन वेक्टर मिलके एक ट्रायंगल फॉर्म करने चाहिए। ये तीन वेक्टर मिलके एक ट्रायंगल फॉर्म करने चाहिए और वो तीनों वेक्टर जो ट्रायंगल के साइड में होंगे वो होंगे इन सिमिलर ऑर्डर। अगर सिमिलर ऑर्डर में नहीं होंगे तो जो थर्ड वेक्टर जो अपोजिट में होगा वो उनका समेशन देगा, a प्लस बी देगा। मतलब कि पहले फिगर में a प्लस बी प्लस सी आपका 0 नहीं है, a प्लस बी माइनस सी 0 है, लेकिन इन सेकेंड फिगर a प्लस बी प्लस सी आपका हो जा रहा है 0। या तुम सिंपल ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो कि देखो ध्यान से कि हम जिस पॉइंट से स्टार्ट किए थे हम उसी पॉइंट पे पहुंच भी गए हैं। इन सेकेंड फिगर हम सेम ऑर्डर में जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पहुंच गए हैं, तो सारे वेक्टर को ऐड करने के बाद 0 ही मिलने वाला है। ये कंसेप्ट है क्लियर कि कुछ इसमें कष्ट है? जल्दी से बोलो 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 जल्दी। ओके, मतलब कि तीन नॉन कोलिनियर वेक्टर को 0 करने के लिए हमको एक ट्रायंगल फॉर्म करना होगा। ये तीनों वेक्टर मिलके एक ट्रायंगल फॉर्म करने चाहिए और तीनों वेक्टर सेम ऑर्डर में होने चाहिए। अब तुमको ट्रायंगल फॉर्म करने का कंडीशन पता है, तुमको ट्रायंगल फॉर्म करने का कंडीशन पता है। क्या होता है कि किसी भी दो साइड के का समेशन तीसरे से ज़्यादा होना चाहिए। तो बस वही हम लोग यहाँ भी करेंगे यूज, कि अगर तीन वेक्टर कोलिनियर नहीं थे और उनका समेशन फिर भी 0 है, अगर तीन वेक्टर कोलिनियर नहीं है और उनका समेशन फिर भी 0 है, तो किसी भी दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का समेशन पक्का तीसरे से ज़्यादा होना चाहिए, तभी पॉसिबल है कि वो 0 हो सकता है। तो समेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी टू वेक्टर्स must be greater than the magnitude of third vector. This is the condition for the formation of triangle। तो वही हमको यहाँ करना है, यहाँ पे ट्रायंगल ही फॉर्म करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर। अब तुम लोग याद रखना कि जब भी तुमको तीन वेक्टर दिया रहे और तुमको चेक करना है कि क्या इनका समेशन 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो पहले चेक कर लेना कि क्या दो का समेशन तीसरे के बराबर है। तो अगर दो का समेशन तीसरे के बराबर हो रहा है तो वहां पे 0 हो सकता है, क्योंकि अगर वो कोलिनियर हो जाए तब। अगर दो का समेशन तीसरे के बराबर नहीं हो रहा था तब चेक करना कि क्या किसी दो का समेशन तीसरे से ज्यादा आ रहा था, तो इस केस में वो ट्रायंगल फॉर्म कर सकता है, तो भी 0 हो सकता है। तो अगर दो का समेशन तीसरे के बराबर भी नहीं हो रहा है और किसी दो को सम ऐड करने के बाद वो तीसरे से ज़्यादा भी नहीं हो रहा है, तो ना तो वो तीनों कोलिनियर थे और ना तो ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे थे, तब वहाँ पे 0 नहीं होगा। बोलो ये क्लियर है? और ये जो तीन वेक्टर को हमने 0 किया है, ये आपके जो कोलिनियर थे और जो मैंने ये ट्रायंगल बनाया है, तो ये तीनों वेक्टर्स मस्ट बी इन द सेम प्लेन। ऑल वेक्टर्स मस्ट बी इन सेम प्लेन, या इनको हम बोलते हैं कोप्लेनर। एक प्लेन में होना चाहिए, मतलब जो आपका कॉपी का प्लेन है, तीनों या तो इस कॉपी के प्लेन में हो या कॉपी के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में हो, तो तीनों वेक्टर एक प्लेन में होंगे, तभी इनका ये ट्रायंगल बना के सम 0 हो सकता है। तो तुमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स, या ऐसा बोले कि मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल कोप्लेनर वेक्टर जिनका समेशन 0 हो सकता है, तो 3 मिनिमम नंबर ऑफ unequal coplanar vectors which add to 0, which can add up to 0 is 3। ओके, तो अगर इक्वल रहा तब तो 2 में ही हो जाएगा 0, अगर अनइक्वल है और कोप्लेनर है तो हमको 3 चाहिए कम से कम, अनइक्वल एंड कोप्लेनर वेक्टर तो एटलीस्ट 3। इफ क्या लिखो कि फॉर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स
अगर हमारे पास सारे वेक्टर एक प्लेन में नहीं थे और फिर भी उनका समेशन 0 करना है, तो फॉर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, देखो नॉन कोप्लेनर अनइक्वल वेक्टर्स वी नीड एट लीस्ट 4 वेक्टर्स। ये तुम लोग याद रख लेना। फॉर नॉन कोप्लेनर अनइक्वल वेक्टर्स वी नीड एट लीस्ट 4 वेक्टर्स टू मेक देयर समेशन 0। अगर कोप्लेनर थे और अनइक्वल थे तो एटलीस्ट 3 चाहिए। अगर वो नॉन कोप्लेनर थे, एक प्लेन में नहीं थे, तो मेरे को एटलीस्ट 4 वेक्टर्स चाहिए। और ये बहुत ही तगड़ा पॉइंट है, तुम लोग इसको याद रखना, ये तुम्हारा एमसीक्यू में आ सकता है। कोप्लेनर एंड अनइक्वल तो एटलीस्ट 3 वेक्टर ट्रायंगल फॉर्म करना चाहिए, या फिर एक लाइन में होना चाहिए, कोलिनियर होना चाहिए। अगर नॉन कोप्लेनर था तो पक्का 4 वेक्टर चाहिए मेरे को। चलो अब क्वेश्चन करते हैं तो और भी हो जाए क्लियर। ये 2 क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो जल्दी से, फिर मैं बताऊंगा आंसर इसका। तो पहला क्वेश्चन है कि हुज रिजल्टेंट कैन नॉट बी 0। तो हमको 3 वेक्टर दिया हुआ है, तो आपको जो हमने 2 केस बताया है, दोनों केस ही आपको चेक करना पड़ेगा, कोलिनियर वाला और ट्रायंगल वाला। तो जो वेक्टर या जो यहाँ पे सेट दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा होगा, उसका कभी भी समेशन 0 नहीं हो सकता है। तो पहले के लिए क्या था, फॉर द कोलिनियर कि 2 का समेशन तीसरे के बराबर होना चाहिए तो, और फॉर द ट्रायंगल फॉर्मेशन किसी 2 का समेशन तीसरे से ज़्यादा होना चाहिए तो जो सेट इन दोनों में से किसी को भी नहीं करेगा फॉलो, उसका समेशन 0 नहीं हो सकता है। देखते हैं पहले में। तो पहले में देखो साफ साफ कि किसी 2 का समेशन थर्ड के इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब कि जो पहला मेरा था कोलिनियर वाला, वहाँ से तो ये नहीं हो रहा है 0। अब चेक करते हैं ट्रायंगल वाला। तो तुम ध्यान से देखो, तो तुम कोई भी 2 वेक्टर उठा लो, उसका समेशन तीसरे से ज़्यादा ही आएगा। मतलब कि ये ट्रायंगल फॉर्म करके समेशन 0 कर सकता है। तो ये तो मेरा आंसर नहीं हुआ। अब आते हैं हम सेकंड केस में। तो तुमको साफ साफ दिख रहा होगा कि पहले 2 का समेशन 10 + 10 20 हो जा रहा है। 10 + 10 20 हो रहा है, मतलब ये ट्रायंगल तो फॉर्म नहीं करेगा, लेकिन अगर ये तीनों कोलिनियर हो तो फिर से समेशन 0 हो सकता है। तो यहाँ भी समेशन 0 हो सकता है, कैसे, कोलिनियर बन के। अब आते हैं थर्ड केस में। तो देखो थर्ड केस में 2 का समेशन थर्ड के बराबर नहीं है, 2 का समेशन थर्ड के बराबर नहीं है। अब तो यहाँ पे कोलिनियर वाला तो केस नहीं होगा। अब चेक करते हैं ट्रायंगल वाला। तो हमने ऐड किया 10 + 20, तो देखो वो आ गया 30, तो 30 इज मोर देन 20, मतलब कि तीसरे से ज़्यादा है। फिर 20 + 20 40 मोर देन 10। तो तुम ऐसे ही चेक करो, तो किसी भी 2 का समेशन तीसरे से ज़्यादा ही आ रहा है, तो फिर से ये ट्रायंगल फॉर्म कर लेगा। अब आते हैं तुम्हारा इन द फोर्थ केस। तो देखो ना तो 2 का समेशन किसी तीसरे के बराबर है, और यहाँ पे हमको ये भी दिख रहा है कि a + b इज नॉट मोर देन c, मतलब 2 का समेशन तीसरे से ज़्यादा भी नहीं हो रहा, तो ये ट्रायंगल भी फॉर्म नहीं करेगा। तो मतलब कि इस फोर्थ वाले केस में समेशन 0 नहीं हो सकता है। तो मेरा जो आंसर था वो फोर्थ ही होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हुज रिजल्टेंट कैन नॉट बी 0। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Which of the sets given below may represents the magnitude of 3 vectors adding to 0। यहाँ बोल रहा है कि कौन सा 0 हो सकता है, तो चेक करते हैं। देखो तो पहले केस में 2 का समेशन तीसरे के इक्वल नहीं है, और देखो तो पहले 2 का समेशन थर्ड से कम भी है, तो ये तो ना तो फॉलो कर रहा है कोलिनियर वाला, ना तो फॉलो करेगा ट्रायंगल वाला, तो यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है। सेकेंड केस में भी हमको दिख रहा है कि 2 का समेशन थर्ड के बराबर नहीं आ रहा है, और फिर से ये 4 + 8 इज लेस देन 16, तो ये ट्रायंगल भी फॉर्म नहीं करेगा, तो यहाँ भी नहीं होगा 0। थर्ड केस में देखो कि 2 का समेशन 1 + 1 2 आ जा रहा है, मतलब कि कोलिनियर वाला ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे 0 हो सकता है कोलिनियर से। थर्ड केस में भी 2 का समेशन तीसरे के बराबर नहीं है, तो कोलिनियर वाला तो नहीं होगा, एंड प्लस 2 का समेशन तीसरे से कम भी हो जा रहा है, तो ये ट्रायंगल भी फॉर्म नहीं करेगा, तो ये भी नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो ये क्वेश्चन है कि गिवन दैट a + b + c वेक्टर इक्वल टू 0, 3 वेक्टर का समेशन 0 है, तो तुम लोग को पहला चीज आना चाहिए ख्याल में कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। और ट्रायंगल अच्छा यहाँ पे नहीं भी फॉर्म कर सकता था, कब नहीं फॉर्म करेगा, जब वो कोलिनियर हो। तो चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, फिर हम बोलेंगे कि यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म होगा। गिवन दैट a + b + c वेक्टर इज इक्वल टू 0 फुल स्टॉप, out of 3 vectors 2 are equal in magnitude and the magnitude of third vector is √2 times that of either of two having equal magnitude।
तो ये स्टेटमेंट पढ़ के तुम श्योर हो गए होगा कि ये कोलिनियर वाला केस नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 का समेसन तीसरे के बराबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे पक्का वो ट्रायंगल ही फॉर्म करेगा और ट्रायंगल फॉर्म करेगा इन सेम ऑर्डर। और हमसे पूछा क्या है, देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आर गिवन बाई, वहाँ पे जो 3 वेक्टर्स है आपको उनके बीच का एंगल बताना है। अब ये देखो, तो या तो क्वेश्चन पढ़ के या तो ऑप्शन देख के तुमको एक बात ध्यान में आना चाहिए कि यहाँ पे पक्का राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ऑप्शन देख के तुम कैसे बोलेगा, देखो कि सारे ऑप्शन में एक 90 डिग्री एक दिख रहा है मेरे को, तो एक राइट एंगल, तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल तो बनना चाहिए। उसके अलावा जो मेरे को क्वेश्चन में दिया था कि ये तीसरे वेक्टर कि 2 वेक्टर इक्वल है मैग्नीट्यूड, 2 वेक्टर का इक्वल है मैग्नीट्यूड और तीसरे वेक्टर का √2 टाइम्स है। तो अगर तुमको राइट एंगल ट्रायंगल का बेसिक आइडिया हो, तो अगर बेस और परपेंडिकुलर आपका x है तो उसका हाइपोटेनस हमेशा उसके √2 टाइम्स ही होता है, √2 टाइम्स ऑफ द आइदर ऑफ द बेस और आपका हाइपोटेनस। कब, जब हाइपोटेनस नहीं, बेस और हाइट बोलो आप, कि अगर बेस और हाइट दोनों का इक्वल लेंथ x था तो हाइपोटेनस आपका आता है √2 टाइम्स ऑफ द आइदर। वही मेरे को यहाँ क्वेश्चन में भी दिया था कि 2 इक्वल है और जो थर्ड साइड है वो √2 टाइम्स है, मतलब यहाँ पक्का राइट एंगल ट्रायंगल तो फॉर्म कर रहे हैं। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्म कराते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो बस सॉल्व हो ही गया, बस तुमको राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कराना था। तो मान लिया मैंने ये ए वेक्टर, ये माना बी वेक्टर। अब तुम लोग को एक सवाल ऐसा उठ रहा होगा कि हम लोग कैसे माने कि ए वेक्टर ही मेरा आएगा बेस पे एंड बी वेक्टर ही आएगा हाइट पे, तो पक्का सी मेरा आने वाला हाइपोटेनस पे। तो देखो क्वेश्चन में दिया था कि आउट ऑफ 3 वेक्टर्स 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो मैंने उसको ए और बी मान लिया है। 2 ऑफ इक्वल जो है मैग्नीट्यूड उसको मैंने माना है ए और बी, और सी जिसका √2 टाइम्स था मैग्नीट्यूड उसको मैंने मान लिया है सी वेक्टर। तो पक्का जो आपका सी वेक्टर है वो इसका हाइपोटेनस ही बना रहा होगा। तो इस केस में आप किसी भी वेक्टर को हाइपोटेनस मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमको ऐसा पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया कि आपको ए को मानना है हाइपोटेनस या ए का था √2 टाइम्स मैग्नीट्यूड, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो मैंने बस सीक्वेंस में ही काम किया, ए बी सी दिया था तो ए को और बी को मैंने सेम मान लिया और सी को मैंने मान लिया कि उसका √2 टाइम्स होगा। तो ये अपना हो गया सी वेक्टर, बस हो गया, क्वेश्चन बन गया। देखो तो ये आपका होगा x, तो ये होगा x, तो ये होगा √2 x क्वेश्चन के अनुसार। तो अब हमको फाइंड करना था एंगल, तो अच्छी बात है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो दोनों का टेल लाना होगा एक साथ। तो मैंने इसको थोड़ा किया है शिफ्ट, तो देखो कितना है 90 डिग्री। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90। अब फाइंड करो एंगल बिटवीन बी एंड सी, तो बी को मैंने थोड़ा सा किया यहाँ पे शिफ्ट, तो देखो ये आपका बनेगा 45 डिग्री, क्योंकि ये आपका राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल था। तो ये आपका बनने वाला है 145 डिग्री, सॉरी 135 डिग्री। तो एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज 135, तो एक है 90 और एक है 135। ओके, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, देखो एक ही ऑप्शन है डी, जहाँ पे एंगल 90 भी है और 135 भी है। आप चाहो तो चेक कर लो, तो एक और एंगल आपका थर्ड वाला भी 135 ही आ जाए। देखो कैसे, तो हमको फाइंड करना है एंगल बिटवीन ए एंड सी, तो मैंने इसको थोड़ा सा किया डिस्प्लेस, तो आपका आ गया सी वेक्टर, तो ये भी आपका हो जाएगा 135 डिग्री, दोनों का टेल एक साथ। तो ऑप्शन कौन सा होगा, 90 135 135, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो समझा ये?